गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में 4th एंड 5th ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स हम कवर करने जा रहे हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। तो आप अच्छे से ये 10 एमसीक्यूज को करिएगा और अपने मार्क्स जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आपके जो मार्क्स हैं, अगर आप अपनी जो प्रॉब्लम्स और मिस्टेक्स जो एवरीडे बेसिस पे करते हैं उसको काउंटर करते जाते हैं तो ग्रेजुअली आपके मार्क्स जो हैं वो एक इंप्रूवमेंट डायरेक्शन में चले जाएंगे। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जो मार्किंग स्कीम है इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। अदरवाइज जो मार्किंग स्कीम है वो हमारी कुछ इस तरीके से रहेगी। अगर 8 से 10 एमसीक्यूज आपके ठीक होते हैं तो उसे एक्सीलेंट परफॉर्मेंस माना जाएगा। 6 से 7 एमसीक्यूज अगर आपके ठीक होते हैं तो गुड परफॉर्मेंस माना जाएगा। 4 से 5 एमसीक्यूज वाला जो जोन है ये एक डेंजर जोन कहलाता है, बिकॉज यहाँ पे श्योरिटी नहीं होती है कि प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा। बिकॉज देखिए 60% से ज़्यादा स्कोर अगर आप कर लेते हैं तो एक तरीके से आप इंश्योर कर लेते हैं कि मेंस का जो एग्जाम है वो आप लिखने जा रहे हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपका स्कोर लेट्स से कि 90 से 110 के बीच में फंस जाता है तो यहाँ पे श्योरिटी नहीं होती है कि एग्जाम होगा नहीं होगा। फिर डिपेंड करता है कि उस साल कट ऑफ कितनी जाने वाली है। और इसी वजह से मान लीजिए आपका स्कोर 105 है तो फिर आपको बेसिकली क्या है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट जब आएगा उसके बाद ही एक श्योरिटी हो पाएगी कि आपको मेंस लिखना का जो मौका है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो तैयारी है जब तक रिजल्ट नहीं आता है उतने अच्छे से नहीं हो पाती है। लेस देन इक्वल टू 3 एमसीक्यूज में ऑफकोर्स चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर ही होते हैं, तो इसे तो आप फेल ही मानिए। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपर 2 ब्रैकेट्स में आइएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन पूछता है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। तो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 की जो रिपोर्ट है उसको कौन पब्लिश करता है? कैसे? यूनाइटेड नेशन करता है, यूएनएफपी करता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम करता है या नन ऑफ द अबव? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल रिडिकुलस ऑप्शन है, तो सी तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे यूपीएससी में आ जाते हैं जिसमें 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन का जो मेथड है उसको जरूर यूज़ करिएगा। अब बात आती है यूएनएफपीए। डेफिनेटली यूएनएफपीए जो है यूएन का एक ऑर्गन है, तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, तो डेफिनेटली इसका आंसर आप कर पाएंगे क्योंकि बी जो है वो आप कॉमन सेंस से गेस कर पाएंगे। सो बी इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड दैट इज यूएनएफपीए ने एक स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट को पब्लिश किया है जिसका टाइटल है अगेंस्ट माई विल। अगेंस्ट माई विल इसका टाइटल है। डिफाइंग द प्रैक्टिसेस दैट हार्म वुमेन एंड गर्ल्स एंड अंडरमाइन इक्वालिटी, ये इसका पूरा टाइटल है। तो ये जो टाइटल है ये भी पीसीएस एग्जाम्स जो होते हैं वहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, ध्यान रखिएगा। चलिए यूएनएफपीए के बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई थी, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। फिर आप कहेंगे कि सर यूएनएफपीए इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज 1987 में इसे इसका जो नाम था वो चेंज करके यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड रखा गया। पहले इसका नाम हुआ करता था यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। तो ये जो आपका एक्रोनियम है वो तो एज इट इज़ रखा गया पुराने नाम के हिसाब से, लेकिन जो नाम था वो चेंज करके क्या कर दिया गया, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ध्यान रखिएगा, ये एक सब्सिडरी ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और ये वर्क करता है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी के तौर पर। इसे 1967 में एस्टैब्लिश किया गया था और ऑपरेशन में 1969 में आया था। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड भी हमने यूएनएफपीए के बारे में देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 2, जो कि G4 इन्फ्लुएंजा के बारे में बात कर रहे हैं। G4 इन्फ्लुएंजा अभी न्यूज़ में था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दे रखी है, 1 बाय 1 देखते हैं कौन कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट वाज आइडेंटिफाइड थ्रू सर्वेलेंस ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरसेस इन पिग्स। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे किया गया? इसको आइडेंटिफाई किया गया थ्रू सर्वेलेंस, किसके अंदर? इन्फ्लुएंजा वायरस पिग्स के अंदर। हो सकता है साइंटिस्ट फाउंड एविडेंस ऑफ रीसेंट इन्फेक्शन इन पीपल हु वर्कड इन स्वाइन इंडस्ट्री इन चाइना। तो जो साइंटिस्ट है उनको बेसिकली कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले, कहाँ पर? चाइना की जो पिग्स इंडस्ट्री है, स्वाइन इंडस्ट्री है, वहाँ पर वर्कर्स के अंदर, और उसके बाद इसके बारे में चर्चा होनी शुरू हुई। ये भी हो सकता है करंट फ्लू वैक्सीन डू नॉट अपीयर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इट। जो करंट हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है किसके लिए? फ्लू के लिए, वो इसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दे रही है। ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, कोविड जो है कोविड-19 ऑलरेडी चाइना पूरे वर्ल्ड को दे चुका है, और यहाँ पे G4 इन्फ्लुएंजा जो है इसकी भी जो डिटेक्शन हुई है ये स्वाइन इंडस्ट्री चाइना के अंदर हुई है, वहाँ पे जो लोग काम करते थे उनके अंदर हुई है। और यहाँ पे जो सर्वेलेंस का बताया कि आइडेंटिफाई कैसे हुआ है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस का पिग्स के अंदर सर्वेलेंस किया गया, उससे ही आइडेंटिफाई हुआ है। जो कि अभी तक की मौजूदा हमारे पास फ्लू वैक्सीन है उसका इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो अभी तक हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है इसके अगेंस्ट में अवेलेबल। तो यहाँ पे तीनों जो स्टेटमेंट्स है वो ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पूछा जा सकता है कि जो आपका ये इन्फ्लुएंजा है, G4 इन्फ्लुएंजा, ये किस पर्टिकुलर एनिमल से एसोसिएट करता है? तो स्वाइन या पिग्स, आप बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गालवन वैली जो है, गालवन वैली रिसेंटली इज न्यूज़ इज लोकेटेड इन, सो दिस इज इन। तो ये जो गालवन वैली है इसकी लोकेशन के बारे में पूछा है
क्या ये लद्दाख में लोकेट करती है, जम्मू में है, अरुणाचल में, कश्मीर में? सोचिए क्या आंसर होगा। आपको पता है चाइना के साथ स्कर्मिशेस चल रही हैं इसको लेकर और काफ़ी दिन से न्यूज़ जो है इसके ऊपर बनी हुई है, तो डेफिनेटली लोकेशन पूछी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए। यूजुअली इंटरव्यूज़ में भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप इंटरव्यूज़ और प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से करिएगा। यूजुअली मेंस में इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बट कहीं ना कहीं आप इन पॉइंट्स को, अगर इंडिया चाइना रिलेशन की बात होती है तो इसका भी एक जिक्र जो है एक पॉइंट के अंदर कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं इसमें। 6 जून 2020 से जो फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुई थी, उसके बाद ही क्लैशेस जो थी वो गालवन वैली में जो थी स्टार्ट हो गई। इसमें 20 इंडियन सोल्जर्स जो थे उनकी लाइफ गई और एक अननोन नंबर जो है उतने नंबर ऑफ चाइनीज सोल्जर्स जो थे वो भी मारे गए। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसकी लोकेशन। बेसिकली यहाँ पे आपका लद्दाख है एंड दिस इज अक्साई चिन, उसके बीच में ये वैली जो है लोकेट करती है। सो इट इज़ वेरी मच स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड बिटवीन लद्दाख ऑन द वेस्टर्न साइड एंड अक्साई चिन ऑन द ईस्टर्न साइड। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए इज़ द करेक्ट आंसर, लद्दाख। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसकी लोकेशन भी देख लीजिएगा। और आसपास यहाँ पे हमने अभी रिसेंटली जो रोड बनाई थी दौलत बेग ओल्डी रीजन के अंदर, उसको लेकर भी जो चाइना था वो काफ़ी परेशान था। तो यहाँ पे हमारा आंसर ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और ये भी ध्यान रखिएगा, दिस इज़ द LAC, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो हम चाइना के साथ जो है फॉलो करते हैं, और LOC जो है वो पाकिस्तान के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ कंसर्निंग परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज लोकेटेड इन। लोकेशन पूछी है परमानेंट कोर्ट ऑफ PCA की, बेसिकली परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की। न्यूज़ में क्यों थी वो भी हम देखेंगे, बट पहले आपको इसकी लोकेशन बतानी है, कहाँ पे लोकेट करती है। जर्मनी में है, फ्रांस, इंग्लैंड, नेदरलैंड में। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करें। चलिए रिसेंटली परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो थी वो एक्चुअली इंडिया का UNCLOS, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ द सी को लेकर इटली के 2 मरीन्स के साथ इशू चल रहा था। आपको याद होगा 2012 की ये न्यूज़ थी, जिसमें वहाँ के मरीन्स ने 2 इंडियंस को मार दिया था। और इसको लेकर जो पूरा का पूरा इशू था वो इंटरनेशनल लेवल ऑफ कोर्ट पे चल रहा था। इंडिया डिमांड कर रहा था कि जो पूरा रेजोल्यूशन है वो इंडियन फैसिलिटीज़ के द्वारा ही किया जाना चाहिए। तो ये तो इसकी बैकग्राउंड न्यूज़ थी। अगर बात करी जाए, बेसिकली नाम से ही आपको पता चल गया होगा, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, वेरियस जो कंट्रीज़ होती हैं उनके बीच में आर्बिट्रेशन का जो काम होता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो काम होता है, वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का काम है। और ये कई बार फाइनेंशियल असिस्टेंस भी जो है वो भी प्रोवाइड कर देता है अगर इस तरीके के रेजोल्यूशन के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। बनाया कब गया था इसको? 1899 में बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका हेग, नेदरलैंड के अंदर है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। पूरा बैकग्राउंड भी मैंने आपको बता दिया और इसका जो पर्पस है वो भी आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो तो पूछे जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम के बारे में पूछा गया कि इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम लॉन्च किसने किया? क्या इसे MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, ICMR ने, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, सो इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम जो है ये बेसिकली एक पोर्टल है, वन स्टॉप पोर्टल है, जो कि वेरियस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। जैसे डेटा एंट्री हो गया, अगर रिपोर्ट देखनी है आउटब्रेक की या आउटब्रेक रिपोर्टिंग करनी है, डेटा एनालिसिस करना है, कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को देखना है, या फिर कोई रिसोर्सेज है कंसर्निंग डिसीज सर्वेलेंस, वो सभी इसके अंदर मिल जाते हैं। लॉन्च किसने किया था? लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस के साथ 2004 के अंदर। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोविड और आपने अभी एक और फ्लू भी देखा था जो कि स्वाइन से एसोसिएटेड था। इस तरीके की न्यूज़ आ रही है, तो हो सकता है जो डिसीज सर्वेलेंस कंसर्निंग प्रोग्राम्स हैं वो पूछ ले जाएं, इनसे कंसर्निंग जो बॉडीज़ हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अस्त्रा मिसाइल के ऊपर क्वेश्चन है, पूछा गया अस्त्रा मिसाइल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली कहती है इट इज़ डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसे DRDO ने बनाया है। हो सकता है इट इज़ अ बियॉन्ड विजुअल रेंज क्लास ऑफ सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम, तो ये बेसिकली सरफेस से सरफेस मिसाइल सिस्टम है और बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली कैपेबिलिटी भी इसके अंदर है। हो सकता है द मिसाइल हैज़ ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी एंड विल सर्व एज अ फोर्स मल्टीप्लायर एंड इमेंसली एड टू द स्ट्राइक कैपेबिलिटी ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स। तो ये मिसाइल जो है सभी वेदर में यूज़ करी जा सकती है, दिन हो या रात हो यूज़ करी जा सकती है। फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगी ये, और इसकी जो कैपेबिलिटी है हमें नेवी और एयरफोर्स के अंदर देखने को मिलेगी। सोचिए क्या आंसर हो सकता है, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अस्त्रा ASTR है, ए से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। इट्स एन एयर टू एयर, ए स्टैंड्स फॉर एयर टू एयर। स्टैंड नहीं करता है, बट यस याद रखने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इट इज़ डेवलप्ड बाय DRDO, ये जो स्टेटमेंट ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। इंडिजिनस मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज है, ये भी बिल्कुल ठीक है, बट इट इज़ नॉट सरफेस टू सरफेस। जो सेकंड स्टेटमेंट है और थर्ड स्टेटमेंट में कॉन्फ्लिक्ट आप यहीं से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि इसे एयरफोर्स यूज़ करेगी और नेवी यूज़ करेगी। भाई आर्मी क्यों यूज़ नहीं करेगी?
तो ऑफकोर्स क्योंकि ये सरफेस टू सरफेस नहीं है, इट्स एन एयर टू एयर मिसाइल, तभी एयरफोर्स का नाम यहाँ पे दिया है। और नेवी मतलब आपकी जो फ्रिगेट्स होती हैं हो सकता है वहाँ पर भी इसको कैपेबिलिटी जो है वो दे रखी है और लॉन्च करने की, एयर के अंदर मार्क करने की। तो यहाँ पे थर्ड जो स्टेटमेंट है हमारी वो भी ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है बिकॉज इट्स एन एयर टू एयर मिसाइल, इसका वाटर से या सरफेस से कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के ऊपर है। पूछा गया हु इज द हेड ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो यहाँ पे चेयरमैन कौन होते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, और पहले हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, देन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, देन होम मिनिस्टर। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को बनाया गया था 2001 में, क्योंकि कारगिल वॉर जो थी हमारी वो 1999 में हुई थी, और उसके बाद एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो थे वो बनाया गया था ताकि कुछ रिकमेंडेशंस दे कि कारगिल वॉर के बाद क्या चीज़ें, क्या इंप्रूवमेंट हम अपने अंदर कर सकते हैं। एक जो यहाँ पे रिकमेंडेशन करी गई थी वो रिकमेंडेशन थी कि आप एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है उसको बनाओ। यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। तो आंसर तो आपको पता चल गया सी। आपको बता दूँ कि इट्स अ हाइएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। तो एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है किसको लेकर, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड हो। तो ये भी ध्यान रखिए, काफ़ी पावरफुल पोजीशन जो है वो यहाँ पे मिनिस्टर डिफेंस की रहती है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बोत्सवाना के बारे में पूछ रहे हैं। अभी हुआ कि पास्ट 2 मंथ्स के अंदर न्यूज़ थी कि हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट्स जो है वो वहाँ पर उनकी डेथ हो गई है, और यहाँ पे मिस्टीरियसली दे डाइड। कोई ऐसा रीज़न जो है वो अभी तक नहीं पता चल पा रहा है। तो बोत्सवाना का एक रीज़न है ओकोवांगो डेल्टा, वहाँ पर ऐसा हुआ है, इसलिए बोत्सवाना न्यूज़ में था। और यहाँ पे एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है वो बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी ऐसी लोकेशंस है, कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो इसे बॉर्डर शेयर करती है। क्या साउथ अफ्रीका करती है? व्हाट अबाउट नामीबिया, जाम्बिया? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, आपको मैंने यहाँ पे इसका बैकग्राउंड तो बता दिया कि जो डेथ हुई है वो उसके मिस्टीरियस रीजंस जो अभी भी नहीं मिले हैं। हालांकि पोचिंग जो होता है उस रीज़न को स्ट्राइक आउट कर दिया गया, क्योंकि जो डेथ हुई है, जो यहाँ पे डेड बॉडीज़ मिली हैं एलिफेंट्स की, उसके अंदर उसकी टस्क जो थी वो इंटैक्ट थी। अगर पोचर्स उनको मारते तो डेफिनेटली जो ये रीजन है वो अफेक्टेड रहता। आप देख लेते हैं इसको मैप के ऊपर। तो यहाँ पे बोत्सवाना जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है यहाँ पे जिम्बाब्वे के साथ, और नमीबिया के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, और यहाँ पे जाम्बिया के साथ बहुत ही छोटा सा बॉर्डर, 0.093 माइल्स कह सकते हैं आप। इसकी वजह से इसे कहा जाता है कि जो वर्ल्ड शॉर्टेस्ट जो बॉर्डर शेयरिंग है वो यहाँ पे देखी जाती है। तो जाम्बिया के साथ भी ये अपना जो बॉर्डर है शेयर करता है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी, क्योंकि तीनों ही यहाँ पे हमारे जो कंट्रीज़ हैं वो बोत्सवाना के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो पीएमआई के बारे में, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में सही है। पहली कहती है द पीएमआई इज एन इंडेक्स ऑफ प्रिवेलिंग डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। तो पीएमआई जो है एक तरीके से इंडेक्स है किसका, ये बेसिकली डायरेक्शन बताता है किसकी, इकोनॉमिक ट्रेंड्स की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अंदर। IIP कवर्स द बॉर्डर इंडस्ट्रियल सेक्टर कंपेयर टू PMI। IIP जो है अगर हम उसको PMI से कंपेयर करेंगे तो वो एक ब्रॉडर इंडस्ट्रियल सेक्टर को कवर करता है। PMI उतने ज़्यादा ब्रॉड इंडस्ट्रियल सेक्टर को कवर नहीं करता है। PMI इज़ मोर डायनामिक कंपेयर टू ए स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। PMI जो है वो ज़्यादा डायनामिक है, चेंज बहुत जल्दी से होता है कंपेयर टू अगर हम किसको देखें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स को, IPI को। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करें। चलिए देखिए, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है इसने अभी बताया कि कॉन्टीन्यूसली चौथे महीने में अगर हम बात करें तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, चौथे कॉन्टीन्यूस महीने के अंदर कॉन्ट्रैक्शन देखा गया सर्विस सेक्टर के अंदर। तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। अगर बात करें तो क्या ये प्रिवेलिंग डायरेक्शन बताता है इकोनॉमिक ट्रेंड्स की, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तो बात अभी हमने कर ही ली है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक है। सेकंड की बात करें तो क्या IIP जो है उसके कंपैरिजन में PMI जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को उतना ज़्यादा ब्रॉडली कवर नहीं करता है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपकी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट PMI इज़ मोर डायनेमिक, यस, अगर हम कंपेयर करें इसे स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स से तो ये ज़्यादा डायनेमिक है। तो तीसरी स्टेटमेंट जो आपकी है वो भी ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। इसके बारे में PMI के बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि रीज़न जो है, अगर हम देख रहे हैं कि चौथे महीने में जो हमारा सर्विस सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर एक्टिविटी है वो कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रही है, तो उसके रीजंस क्या है। तो कुछ रीजंस हम देख लेते हैं यहाँ पे।
चलिए, तो रीजंस जो है वो बेसिकली ये हैं कि न्यू ऑर्डर्स जो हैं वो कम आ रहे हैं, उसमें शार्प डिक्लाइन देखा गया। बिजनेस जो है उनका क्लोजर हो रहा है, वो क्लोज डाउन हो रहे हैं, शट डाउन हो रहे हैं। देन यहाँ पे एक्सपोर्ट के अंदर भी जो है एक गिरावट देखी गई है। जॉब लॉसेज जो है वो भी मार्केट के अंदर है, और जो स्टाफ अवेलेबल है दैट इज़ ऑफ पुअर क्वालिटी। ये जो रीजंस हैं इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन देखा जा रहा है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ कंसर्निंग टू UNU, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको बतानी है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में सही है। पहली कहती है UNU इज ए ग्लोबल थिंक टैंक एंड पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली ग्लोबल थिंक टैंक है और PG टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन है। हो सकता है हेडक्वार्टर जो है UNU का न्यूयॉर्क के अंदर है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी दैट इज UNU ने एक रिपोर्ट दी है अभी ई वेस्ट के ऊपर, और इसके बारे में बताया गया है कि आने वाले डेकेड में 2020 से 30 के बीच में जो ई वेस्ट है वो 38% जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये बेसिकली इसकी न्यूज़ थी, इसी वजह से जो पर्टिकुलर ये थिंक टैंक है न्यूज़ में था। या फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर देखें तो यस, इट्स अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज अ ग्लोबल थिंक टैंक, बिल्कुल सही है। अगर लोकेशन की बात करें सो इट इज़ लोकेटेड इन जापान, हेडक्वार्टर इसका जापान में है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आंसर हमारा हो जाएगा ए। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आप रिवीजन का जो मैंने शेड्यूल दिया था आपको वो कर रहे होंगे, अदरवाइज जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो उतने अच्छे से मेमोराइज नहीं कर पाएंगे, रिटेन नहीं कर पाएंगे। बेसिकली अगर आपको एग्जाम तक चीज़ों को रिटेन करना है तो उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम आप रिवीजन करते रहिए। इसके कंसर्निंग मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि कैसे आपको रिवीजन कितने कितने टाइम के बाद करनी चाहिए। फर्स्ट रिवीजन जैसे मैंने आपको बताया था कि इमीडिएटली बाद में करनी चाहिए और एक बार रात को सोने से पहले करनी चाहिए। वो पूरा जो शेड्यूल है उस पर्टिकुलर वीडियो में दिया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी फर्स्ट रिवीजन जो है वो विदिन 2 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे। तो हमने सबसे पहले शुरुआत करी थी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट से, जो कि UNFPA लेके आता है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, बट इसको हम कहते हैं UNFPA हैं क्योंकि पुराना जो नाम था इसका वो था यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। ध्यान रखिएगा। G फॉर इन्फ्लुएंजा की बात करी थी। G फॉर इज़ नॉट अ कंट्रीज ग्रुप, इट्स एन इन्फ्लुएंजा, जो कि स्वाइन के जो वर्कर्स थे, स्वाइन इंडस्ट्री में जो वर्कर्स थे उनके अंदर मिला है। चाइनीज़ प्रोडक्शन है अगेन वंस अगेन, और यहाँ पे कोई अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। देन हमने देखा था इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि गालोन वैली के बारे में था, कहाँ पे लोकेट करता है, लद्दाख ऑन द वेस्ट। मैंने आपको बताया था अक्साई चीन ऑन द ईस्ट, और काफ़ी दिनों से ये इंडिया चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेकर काफ़ी न्यूज़ में था, तो इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है। देन हमने देखा था इसके बाद परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में। इंडिया इटली का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने यहाँ पे उसको लेकर ये न्यूज़ में था। अगर पूछा जाए हेडक्वार्टर कहाँ लोकेट करता है तो इट इज़ इन हेग, नेदरलैंड। बेसिकली दो कंट्रीज़ के बीच में जब किसी भी तरीके का रेजोल्यूशन को रिजोल्व करना होता है तो वहाँ पे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की जरूरत पड़ती है। देन हमने देखा था डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम के बारे में, IDSP के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने वर्ल्ड बैंक की मदद के साथ 2004 में इसको स्टार्ट किया था। बेसिकली इट्स अ पोर्टल, वन स्टॉप पोर्टल है जहाँ पे वेरियस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती है। देन हमने देखा था अस्त्रा मिसाइल, ए से स्टार्ट होता है अस्त्रा, इट मीन्स एयर टू एयर, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। एयरफोर्स और नेवी इसको यूज़ कर सकती है, और साथ में ही DRDO ने इसे बनाया है। इसके बाद बात करी जाए अगर, तो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में। काफ़ी ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल पोस्ट है। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है इसके हेड होते हैं। पोस्ट कारगिल वॉर जो कि 1999 में हमने यहाँ पे देखा था। उसके बाद एक यहाँ पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो थे उनकी एक कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने रेकमेंड किया कि एक इस तरीके की काउंसिल होनी चाहिए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए यहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं। फिर हमने बोत्सवाना को डिस्कस किया था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाथी जो हैं उनकी डेथ हुई है। मिस्टीरियस रीजंस हैं, अभी नहीं पता चल पाया किस वजह से, लेकिन बोत्सवाना जो है इसका बॉर्डर जो है साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, जाम्बिया सबसे टच करता है। जो जाम्बिया है इसके साथ जो बॉर्डर टच होता है वो बहुत ही छोटा है, 0.093 माइल्स। तो ध्यान रखिएगा, ये भी लोकेशन देख सकते हैं मैप के ऊपर। देन हमने डिस्कस किया था इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को लेके है। सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसके ट्रेंड्स के बारे में बताता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर हम IP से बात करें वो ज़्यादा ब्रॉड है, PMI उतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, लेकिन ज़्यादा डायनेमिक है अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स की बात करते हैं तो। अभी हमने देखा था कि सर्विस के अंदर लगातार चौथे महीने में कॉन्ट्रैक्शन देखा गया था, और उसके रीजंस भी देखे थे। नए ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, बिजनेस शटडाउन हो रहे हैं, स्टीप ड्रॉप इन एक्सपोर्ट, लॉसेज हो रहे हैं जॉब्स के, और पुअर स्टाफ अवेलेबिलिटी, इसके रीजंस बताए गए थे। देन हमने यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी के बारे में देखा था। बेसिकली इट्स अ थिंक टैंक, पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर इसका जापान में। ई वेस्ट के ऊपर एक नई रिपोर्ट इन्होंने दी और बताया कि आगे आने वाले 10 सालों में जो आगे डेकेड रहेगा 2020 से 30 का, वहाँ पर 38% ई वेस्ट जो है इंक्रीज होने वाला है। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। जो
मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट को बिल्कुल मिस मत करिएगा बिकॉज एग्जाम आने वाला है आपका, तो जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, नीचे लिंक में भी एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है, फ्रीली उसे एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज भी कोशिश करिए एग्जाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने की और उसे एनालाइज ज़रूर करिएगा। अगर एनालिसिस नहीं करेंगे मॉक टेस्ट का, सिर्फ दे दिया मार्क्स देख लिए, तो उसका ज़्यादा फायदा नहीं होगा। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स लिख दीजिएगा। अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में मार्क्स हैं देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इन द सेफ जोन। नीचे के ब्रैकेट्स में तो अगेन मैं वही कहूँगा जो आपको मॉक टेस्ट के लिए कहा है कि एनालाइज ज़रूर करिए कि 10 में से अगर आपके 2 मार्क्स आए, 3 मार्क्स आए, 4 मार्क्स आए, बाकी 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स आपके कहाँ कटे। अगर रीजंस धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएंगे तो मार्क्स अपने आप ही इंप्रूव होने लग जाएंगे। तो एनालिसिस जो है प्रिपरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा जो दूसरे वीडियोज़ हैं वो भी आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी जो है लक्ष्मीकांत, उसको हम पूरा MCQ के थ्रू कवर कर रहे हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। यू कैन टेलीग्राम मी अगर आपका कोई डाउट है, आई ट्राई टू सॉल्व इट। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।